हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन ऑडिटिंग के एमसीक्यूज पे है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम कॉमर्स बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये सारे एमसीक्यूज ना जितने भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली रेलेवेंट है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां बीकॉम लेवल पे भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं, तो उनके लिए भी ये एमसीक्यूज इक्वली रेलेवेंट होंगे। ठीक है, अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। अब आज की क्लास में हम लोग अप्रॉक्स 300 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ऑडिटिंग। और नो डाउट अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ये बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने ना ऑडिटिंग पे ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस पहले भी अपलोड की हुई हैं। अप्रॉक्स 4 to 5 एमसीक्यू सेशंस हमने पहले भी अपलोड किए हुए हैं। उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इनफैक्ट हमने ऑडिटिंग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई है ऑडिटिंग एमसीक्यूज के नाम से, तो वो पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लेना। आगे की भी क्लासेस हम उसमें एड ऑन कर देंगे। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ऑडिट नोटबुक कंटेन्स। अब ऑडिट नोटबुक क्या है? जो कि ऑडिटर मेंटेन करता है अपने रेफरेंस के लिए। वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंसेस, डिटेल्स ऑफ वर्क डन, नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा। जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना तो हमें एक जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो कहीं नोट डाउन करने होंगे ना। जैसे हमने किसी पोर्शन की, किसी पार्ट की ऑडिट की, अब हमें उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए और इंस्टेंट एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है वो क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो सिंपली हम क्या करते हैं उसकी नोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन भी किया गया। उसके अलावा ना ये भी मेंशन किया जाता है कि कितना पोर्शन आपने ऑडिट कर लिया है, सो दैट जब आप नेक्स्ट डे आओ तो एटलीस्ट उतना पोर्शन आपका कवर है, आपको याद रहेगा। तो ये सारी चीजें ही हमें कहाँ मेंशन करनी होती है? अपने ऑडिट नोटबुक में। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेकिंग, नन ऑफ द अबव। देखो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली होता है फॉर अचीविंग योर गोल्स। अगर इंटरनल चेक की बात करें तो ये बेसिकली रूटीन एरर्स, जो एरर्स होते हैं बुक्स में उनको फाइंड आउट करने के लिए होता है। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है? ओवरऑल ऑडिट होती है। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे साल के एंड में तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर ही रहे हो, बट ड्यूरिंग द पीरियड भी आपको ऑडिट करानी होती है। उससे क्या होता है ना कि कहीं पे भी कोई भी लूप होल है तो वो पता चल जाता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या है? पूरे साल भर जो ऑडिट होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। नो डाउट इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्रॉडर स्कोप किसका होगा? इंटरनल ऑडिट का। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट देखेंगे, एन इंटरनल ऑडिटर इज। अब देखो अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें, यहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कह रहा है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है कि साल के अंत में, मतलब जैसे ईयर एंड हुआ आफ्टर 31 मार्च, उसके बाद आप एक ऑडिट कंडक्ट करते हो तो वो 5 डेज 10 डेज में जितने भी टाइम में अपना ऑडिट वो कंप्लीट कर ले। तो यहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है। और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो बेसिकली ना वहां के एम्प्लॉय हो जाएंगे, वो जो डेली वहां जाकर के काम करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह के एम्प्लॉय हुए? टेम्पररी के परमानेंट? नो डाउट परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज। देखो वाउचिंग का मतलब सिंपली क्या होता है? एविडेंस। वाउचिंग मतलब एविडेंस, सबूत। अब अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें किसी भी चीज से रिलेटेड सबूत तो चाहिए। अब जैसे अगर आपने बुक्स में कोई सेल्स रिकॉर्ड की है, परचेज रिकॉर्ड किया है, ठीक है, अच्छी बात है, उसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ वाउचर। टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कंडक्ट रूटीन चेकिंग, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। यस, करेक्ट आंसर होगा कि अगर आपने बुक्स में कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया है तो वो कितना ऑथेंटिक है, कितना आप उस पर भरोसा कर सकते हो, इसके लिए आपको वाउचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन, मार्केटिंग, इंटरनल चेकिंग और वाउचिंग। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक बेस बनता है किसके लिए? फॉर वेरिफिकेशन। हमने बताया भी था कि पहले वाउचिंग होता है, फिर वैल्यूएशन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ
कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय, देखो कंपनी का जो पहला ऑडिटर होता है ना उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कब, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर। अब मान लो अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंटमेंट करने में फेल हो गए, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये ड्यूटी कंपनी के मेंबर्स की होती है, दैट इज शेयर होल्डर्स की होती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करें, 90 दिन के अंदर अंदर एक ऑडिटर अपॉइंट कर ले। क्लियर? तो फर्स्ट ऑडिटर पूछा था तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब क्वेश्चंस प्लीज लर्न कर लेना साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम में देखोगे ना इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू ऑडिटिंग। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स एक्सरसाइज्ड इन अ बिजनेस टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट वर्किंग इज नोन एज। अगर आपको ये देखना है कि कंपनी का जो इंटरनल बिजनेस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट या इंटरम चेक। तो नो डाउट उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरनल चेक। ठीक, और इंटरनल चेक हमने पहले ही बताया कि व्हाट इज इंटरनल चेक, ये रिलेटेड होता है एरर्स को फाइंड आउट करने से। तो यहाँ पे यही लिखा है ना कि आपकी एफिशिएंट वर्किंग हो रही है कि नहीं, इसको जानने के लिए नो डाउट आप क्या यूज करोगे, इंटरनल चेक। नेक्स्ट, वाउचर रिलेट्स टू कैश रिसीट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, मतलब आपने चाहे कैश सेल किया हो चाहे उधार पे सेल किया हो, दोनों की ही वाउचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, internal check is meant for prevention of frauds, detection of frauds, helping auditing in a depth, detection of errors। तो अब देखो अगर हम लोग इंटरनल चेक की बात करें तो हमने पहले भी बताया कि इंटरनल चेक मतलब क्या होता है कि सिंपली एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। तो यहाँ क्या है कि कॉन्टिन्यूसली आप एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो जहां हर किसी के काम की स्क्रूटनी हो जाएगी, और इंटरनल चेक की हेल्प से ना आप एरर्स एंड फ्रॉड्स का प्रिवेंशन भी कर सकते हो एंड डिटेक्शन भी कर सकते हो, मतलब आप उनको रोक भी सकते हो और जितने भी फ्रॉड्स एंड एरर्स बुक्स में हुए हैं उनको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। तो देखो यहाँ ना जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ई, करेक्ट आंसर ए भी है, बी भी है और डी भी है, क्योंकि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स ये बेसिकली करेक्ट आंसर है फॉर इंटरनल चेक। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। अगर हम लोग इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर को हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं, द मैनेजमेंट, द शेयर होल्डर्स, द गवर्नमेंट, द स्टैट्यूटरी बॉडी। मैनेजमेंट यहाँ किसको डिनोट कर रहा है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, पूछ रहा है ऑडिटिंग बिगिंस, ऑडिटिंग कहां से शुरू होती है, ऑडिटिंग तभी शुरू हो जाती है जब आपकी अकाउंटिंग खत्म होती है। तो आज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अ गुड ऑडिट रिपोर्ट मस्ट एटलीस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। It should offer constructive and timely suggestions to the management. It should not point out mistakes. It should not be based on factual information. It should not be based on balance sheet. Why? अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट में बेसिकली ऑडिटर यही ना करता है कि जो भी उसने ऑडिट किया है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, मिस्टेक्स भी बताते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, एंड टाइमली जो सजेशंस दे सकते हैं मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो भी देते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे वही पॉइंट बता रहा है कि द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर क्लर्क। अभी हमने बताया कि इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरनल चेक। नेक्स्ट, द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स नो, डेटर्स नो, शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हीं को हम डिनोट करते हैं कंपनी के ओनर्स के नाम से। ठीक, नेक्स्ट, वेरिफिकेशन इज, वेरिफिकेशन क्या है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नो डाउट अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन से बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने बुक्स में एंट्रीज डाली है, जनरली हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की, तो उनकी एक्यूरेसी को स्टैब्लिश करने के लिए वेरिफिकेशन हेल्प करता है।
द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, देखो इन्वेस्टिगेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है? टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू वेरीफाई स्टेटमेंट। यस, आप ये चाहते हो कि जो भी एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं वो भी पता चल जाए, उनके लिए हम एक रोक भी लगा दे, प्रिवेंशन कर सके, एंड स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई करें। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको भी तो वेरीफाई किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, internal control and internal check are one and the same, different? internal control includes internal check, none of the above। भाई देखो, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है कि कैसा कंट्रोल जिसकी हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ, और इंटरनल चेक मतलब क्या होता है? जहां एक एम्प्लॉय के काम को दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर ले, दैट इज स्क्रूटनी प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। तो इंटरनल चेक ना बेसिकली किसका पार्ट होता है? इंटरनल कंट्रोल का होता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज लाइक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉच डॉग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट इज नेसेसरी फॉर, देखो स्पेशल ऑडिट ना उनके लिए जरूरी होती है, मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उससे कंफ्यूज मत होना, वो अलग है और स्पेशल ऑडिट अलग है। स्पेशल ऑडिट ना तब कंडक्ट कराई जाती है जब आपके कंसर्न में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई फ्रॉड होने का चांसेस है, किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज है, या हो सकता है कि आपने लॉस को कंप्लाई ना किया हो। ठीक है, लॉस के जो रूल्स हैं उनको आपने कंप्लाई ना किया हो, तो उस केस में स्पेशल ऑडिट कंडक्ट की जाती है। इनएफिशिएंट कंसर्न, प्रोसेसिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनएफिशिएंट कंसर्न। एक ऐसा कंसर्न जो कि एफिशिएंट नहीं है, जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, उसके लिए स्पेशल ऑडिट कराना जरूरी है। नेक्स्ट, द कंपनीज ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव his expert opinion about the accounts, a factual position about the accounts, a critical review of the accounts or financial assistance। अब बेसिकली आप जब कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो आपके अकाउंट्स की जो फैक्चुअल पोजीशंस है, मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनको एक्सप्लेन करे या उनको बताएं। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, auditors of a joint stock company are appointed by directors of the company, AGM, election at the AGM और डिबेंचर होल्डर्स। अब देखो, अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, दैट इज कंपनी की ही बात हो रही है, और यहाँ पे ना मेंशन नहीं किया गया है कि ये फर्स्ट ऑडिटर है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। तो यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे कि ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहा है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? हमने बताया भी था कि वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, कहाँ? जनरल मीटिंग में, है ना, एजीएम में। तो हमारे पास ऑप्शन दिया इलेक्शन एट द एजीएम, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, अगर मान लो उनका टर्म अभी एंड नहीं हुआ है, उनको आपने अप टू 2025 के लिए अपॉइंट किया, और अब आप कह रहे हो कि 2023 में ही उनको हटाना है, तो इसके लिए बेसिकली क्या कर रहे हो आप? बिफोर टर्म उनको रिमूव कर रहे हो। इस केस में क्या होगा ना कि इनका रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड यहाँ ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल भी चाहिए होगा, प्लस आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दोगे। बट ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? इन जनरल मीटिंग। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जनरल मीटिंग। ऑप्शन दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, जनरल मीटिंग। तो जब भी रिमूवल होता है ना, नो डाउट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके होगा, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होगा? इन जनरल मीटिंग। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय, अब ये कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा है कि अगर ऑडिटर ने खुद ही प्लेस को वैकेंट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर करेंगे, जनरल मीटिंग में। नो डाउट ऐसी वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी जो होगी, मतलब देखो दो चीज है, पहला ये था कि हमने ऑडिटर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म अगर हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उस केस में तो राइट किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है, वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। बट इफ इन केस मान लो उन्होंने खुद से रेजिग्नेशन दे दिया, तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको अपॉइंट करते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑडिट इन डेप्थ मीन्स, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है जहां आप हर एक आइटम को कंसिडर कर रहे हो। ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, इंटेंसिव ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, इंटेंसिव ऑडिट ऑफ फ्यू आइटम्स, ऑडिट ऑफ फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, जहां पे हम इंटेंसिव ऑडिट कर रहे हैं ईच एंड एवरी आइटम की। नेक्स्ट,
कंकरेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ, देखो कंकरेंट ऑडिट मतलब होता है ना जहां पे आप एक रेगुलर ऑडिट कर रहे हो और बेसिकली रेगुलर चेक रख रहे हो, तो ये हेल्प करता है हमें इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल चेक सिस्टम, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिमस फॉर कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीटेड ऑडिट, फाइनल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट। जब भी हम ऑडिट इन डेप्थ की बात करें तो बहुत डिटेल में ऑडिट करते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डिटेल्ड ऑडिट। नेक्स्ट, balance sheet audit included verification of assets, liabilities, income and expenditure accounts were appropriate, all of the above। देखो बैलेंस शीट ऑडिट की बात करें तो नो डाउट चाहे असेट हो चाहे लाइबिलिटी हो या किसी भी तरह का कोई रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट आएगा वो भी आपको कहाँ दिखाना होता है, बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो बैलेंस शीट में बेसिकली जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का सेक्शन होता है वो भी तो आप वेरीफाई करते हो, तो यहाँ वेरिफिकेशन किसका होगा, ऑल ऑफ द अबव का। Next, which of the following statements is not true about continuous audit? It is conducted at regular interval. It may be carried out on daily basis. It is needed when the organization has a good internal control system. It is expensive. देखो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस ऑडिट की बात करें मतलब लगातार ऑडिट, तो नो डाउट ये रेगुलर इंटरवल पे कंडक्ट हो रहा होगा, डेली बेसिस पे कंडक्ट हो रहा होगा और एक्सपेंसिव तो है ही ना, क्योंकि आपको इसके लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो उस केस में कॉन्टिन्यूस ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट ऑफ ईपीए? ईपीए मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। देख लेते हैं, इकोनॉमिक ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट या इफेक्टिवनेस ऑडिट। क्योंकि हम यहाँ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस तो उससे रिलेटेड है, बट क्या एक्सपेंडिचर ऑडिट होगा? नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड ऑडिटिंग क्लोजिंग एंट्रीज, रूटीन चेक। देखो रूटीन चेक बेसिकली बैलेंस शीट का काम नहीं ना। बैलेंस शीट में आप असेट्स एंड लायबिलिटीज को वेरीफाई करते हो, इनकम एक्सपेंसेस को वाउच करते हो, एंड साथ ही साथ जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर करना हो गया कैपिटल में, वो सारी चीजें तो करते हो, बट क्या रूटीन चेक का काम करते हो? नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रूटीन चेक्स। नेक्स्ट, when issuing unqualified opinion, the auditor who evaluates the audit findings should be satisfied that the, देखो यहाँ पे आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हो, एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या हो गया कि सिंपली जहां पे किसी भी तरह का कोई आपको डाउट नहीं है, कमी नहीं है। अमाउंट ऑफ नोन मिस स्टेटमेंट इज डॉक्यूमेंटेड इन वर्किंग पेपर, estimates of the total likely misstatement are less than materiality level, estimate of the total likely misstatement is more than materiality level, estimates of the total likely misstatement cannot be made। देखो misstatement तो है, कमी तो है, बट materiality level से कम है। materiality level मतलब कि ज्यादा चीजें मटेरियल हैं और उसमें जो एरर या गलती है, मिस स्टेटमेंट है, वो बहुत माइनर सा है, तो आप उसको कंसिडर नहीं करते। आप कैसी ओपिनियन दे देते हो, अनक्वालिफाइड ओपिनियन कि हाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जहां मिस स्टेटमेंट है बट मटेरियलिटी लेवल से कम है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर चेक सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ डैश इज फॉलोड। देखो इंटरनल चेक में बेसिकली क्या होता है कि आप एक एम्प्लॉय के काम को दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है ना, और वो कॉन्टिन्यूसली होता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे स्क्रूटनी होती है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या अकाउंटेंसी। डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ आप क्या करो, एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से अलग करो, तभी तो ये प्रिंसिपल चलेगा। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। नो डाउट इंटरिम ऑडिट की बात हो रही है। इंटरिम ऑडिट बेसिकली दो ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड, the auditor plans out the whole of audit work is known as audit plan, audit note, audit risk, audit program। अब अभी तक हमने ऑडिट स्टार्ट नहीं किया, पर उसके पहले उसकी पूरी प्लानिंग कर ली, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, ऊपर बताया कि इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। नेक्स्ट, द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर द स्टैट्यूट। अभी हमने बताया कि अगर हम कंपल्सरी ऑडिट की बात करें तो नो डाउट ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है जिसका कंडक्ट होना मैंडेटरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ ना मिसप्रिंटिंग है, स्टैट्यूटरी की स्पेलिंग गलत है, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी?
a partner or the director of the company, a person of unsound mind, Mr. Y who owes rupees 500 to company, Mr. Z who holds the CA certificate. देखो, अगर आपको एज अ ऑडिटर अपॉइंट होना है किसी भी कंपनी में, ना तो आप कंपनी के पार्टनर हो सकते हो, ना डायरेक्टर हो सकते हो, अनसाउंड माइंड तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपने कंपनी से उधार लिया या दिया है तो भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते। आप तभी अपॉइंट हो सकते हो जब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होल्ड किया हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, dash is documentary evidence by which the accuracy in the books of accounts may be proved. चेक, रिसीट, वाउचर, स्टेटमेंट। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाउचर। क्योंकि वाउचर बेसिकली क्या है? एक एविडेंस है ना, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस पे आप ये चेक करते हो कि बुक्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए वो करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट, सेल ऑफ रुपीज 50,000 टू ए वाज एंटर्ड एज अ सेल टू बी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको ए की बुक में डालना था, मतलब ए टू सेल्स करना था, आपने गलती से बी टू सेल्स कर दिया। तो क्या इसकी वजह से किसी भी तरह का कोई एरर बुक्स में शो होगा? नहीं। ये कैसा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन? नो, ये है एरर ऑफ कमीशन। हमने ना टाइप्स ऑफ एरर पे बहुत डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये टॉपिक जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि ऑडिटिंग हो या अकाउंटिंग दोनों में ही रेलेवेंट पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट, in comparison to the independent auditor, an internal auditor is more likely to be concerned with cost accounting system, internal control system, legal compliances और accounting system. No doubt correct answer होगा internal control system, क्योंकि जो internal auditor होता है, यहाँ बता रहा है independent auditor. Who is independent auditor? जो statutory auditor होता है उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर उनके कंपैरिजन में हम internal auditor की बात करें तो ये ज्यादा इस चीज से कंसर्न होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का internal control system कैसा है। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, the audit program is prepared by the auditor, the client, the audit assistant, auditor and his assistant. No doubt अगर हम audit program की बात करें तो ये auditor और उनके assistants मिल करके बनाते हैं। Internal audit refers to examination of accounts continuously, examination of accounts intermittently, audit work to find out and check interim profits of a company, carrying an audit for bonus purposes at the end of the year. अब देखो, अगर इंटरिम ऑडिट की बात करें तो बेसिकली इंटरिम ऑडिट कब कंडक्ट किया जाता है? बिटवीन टू ऑडिट्स। और ये सिर्फ इसलिए कंडक्ट किया जाता है ना, सो दैट हमें ये पता चल पाए कि उन दो ऑडिट के बीच का जो प्रॉफिट है वो कितना है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, the company auditor should see that the dividend is paid after charging depreciation, without charging depreciation, out of capital. देखो, डिविडेंड आप पे कर सकते हो बट ओनली बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ओनली आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जैसे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट में से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन आर टेक्निकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, नन ऑफ द अबव। अगर हम एरर ऑफ ओमिशन की बात करें ना तो ये टेक्निकल एरर होता है। एरर ऑफ ओमिशन मतलब सिंपली क्या हो गया? जैसे अगर मान लो आपने ए को सेल किया है तो आप ये पूरी एंट्री नहीं पास कर रहे हो, या आपने सिर्फ ए की बुक्स में गलती की है या सेल्स में गलती की है। ठीक। नेक्स्ट, वाउचिंग इंप्लाइज इंस्पेक्शन ऑफ रिसीट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एग्जामिनेशन द वेरियस एसेट्स। नो डाउट अगर हम लोग वाउचिंग की बात करेंगे तो वाउचिंग बेसिकली क्यों होता है? सो दैट जो हमने बुक्स में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज, अब देखो अगर स्टॉक का आपने अंडर वैल्यूएशन किया है तो नो डाउट आप क्या कर रहे हो कि जितना आपका टोटल स्टॉक है आपने उसको बुक्स में कम रिकॉर्ड किया है। ठीक, आपका स्टॉक एक्चुअली में बढ़ करके दिखना चाहिए था जो कि घट करके दिख रहा है। तो ये टेक्निकल एरर है, कंपनसेटरी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल या नन ऑफ दीज है। भाई अगर आपने स्टॉक का वैल्यूएशन करेक्ट नहीं किया है तो आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन सही नहीं दिख रही होगी बुक्स में। तो आपने जो बाइफरकेशन किया होगा, कुछ को आपने खर्चे में डाल दिया होगा एक्सपेंसेस में, और बाकी जो पोर्शन है वो आपने दिखाया असेट में। तो जब आप असेट्स और एक्सपेंसेस में एरर कर रहे हो तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दिया है सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन रिफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स रिलेटेड टू असेट्स, एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स।
नो डाउट अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, जहां हम असेट्स के वैल्यूएशन की बात करते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जब भी हम साल में कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे मान लो हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया, इस साल हमने बहुत सारे ऐसे खर्चे किए जो कि हमने कुछ तो प्रॉफिट लॉस में दिखाया, बट कुछ तो हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में आप क्यों दिखाते हो, क्योंकि आप एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मानते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्फिनाइट ईयर्स तक रन होने वाली है। अरे हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम कभी ये थोड़ी मान करके चलते कि हम आज या कल में उसको बंद कर देंगे। हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा, है ना, इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। तो उस केस में आप बाइफरकेशन करते हो किसका, अपने खर्चों को, तो कुछ पोर्शन को खर्चों में दिखाते हो और कुछ को असेट्स में दिखाते हो। जब भी आप दिखा रहे हो, अगर आपने मान लो कोई एसेट परचेज किया, लेट्स से मशीन परचेज की 10 लाख की, अब क्योंकि आप ये मानोगे कि आपका बिजनेस अगले 5 साल तक चलने वाला है, तभी तो आप उसको फिक्स्ड एसेट में दिखाओगे ना बेटा, बैलेंस शीट में। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको पूरा ट्रेडिंग पीरियड में दिखा करके करंट ईयर में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है ये होती है बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। क्लियर। नेक्स्ट, ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किंगस्टन कॉटन मिल केस, लंदन एंड जनरल बैंक केस, ली वर्सेस म्यूचुअल कंपनी लिमिटेड केस, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड केस। नो डाउट ये जो केस है बहुत फेमस है, किंगस्टन कॉटन मिल केस। इसमें ये बताया गया था कि ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है, वो कभी भी वैल्यूएशन करने नहीं आता है ना। आपकी जो भी अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, उनको वो चेक करते हैं, उसमें जो भी कमी होती है वो बताते हैं, बट वो वैल्यूएशन करने नहीं आते, वो वैल्यूअर नहीं होते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगर हम फ्लोटिंग असेट्स की बात करें तो फ्लोटिंग असेट्स का वैल्यूएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। यस, अगर हम लोग फ्लोटिंग असेट की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल स्टॉक जैसे होती है, दैट इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, बैंक बैलेंस बुक, जर्नल प्रॉपर, नन ऑफ द बुक। आउटस्टैंडिंग की बात करेगा तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, जर्नल प्रॉपर का, है ना। यहाँ सब्सिडरी बुक की बात हो रही है। अगर कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होता तो हम कैश बुक की तरफ जाते, असेट या लायबिलिटी से रिलेटेड होता तो हम बैलेंस शीट की तरफ जाते, बट क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो हम किधर जाएंगे, जर्नल प्रॉपर की तरफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। तो ये तो अब आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि जो कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कितने दिन में करते हैं, रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर। अगर फेल हो गए रजिस्ट्रेशन में तो कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करके विद इन 90 डेज। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, द वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन एट अ ऑडिटर इज फिल्ड बाय, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी होगी। दो तरीके से वैकेंसी हो सकती है, एक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, आपने उनको हटा दिया, ठीक है, तो वैकेंसी होगी, और दूसरा अगर उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया तो भी वैकेंसी होगी। तो अगर उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया तो इस केस में कौन उनको अपॉइंट करेगा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएजी। हमने बताया था कि स्पेशल ऑडिट कब कंडक्ट होती है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके से इनएफिशिएंट हो, लाइक अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो या इरेगुलरिटीज हो, तो उस केस में आपको स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करनी होती है, और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अ रेम्यूनरेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फिक्स बाय, हमेशा याद रखना कि कंपनी का जो भी ऑडिटर है उसकी रेम्यूनरेशन वही फिक्स करेगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। मतलब जैसे अगर मान लो फर्स्ट ऑडिटर है तो उसको अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उनको किसने अपॉइंट किया, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, तो उस केस में वही उनके रेम्यूनरेशन को फिक्स करेंगे। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, और ये दिया हुआ है सेक्शन 142 इन कंपनीज एक्ट 2013, यही चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर हैज टू सबमिट रिपोर्ट टू, इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, कंपनी लॉ बोर्ड को, या नन ऑफ द अबव को। जिसने आपको अपॉइंट किया है ना, आपको अपनी रिपोर्ट भी उसी को सबमिट करनी होती है। तो इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये रिपोर्ट भी किसको सबमिट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
ऑडिटर इज इन जर्नल इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर। नो डाउट वो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे हैं ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, shares issued for consideration other than cash should be vouched with the help of directors minutes book, shareholders minutes books, contract with the party concerned, cash book। तो यहाँ पे अगर आपने शेयर इशू किया है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो जिनको इशू किया है उन्हीं की बुक्स देख लो ना। तो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन्हीं की बुक्स चेक करके, वाउच करके आप ये चेक कर सकते हो कि उनको कितना शेयर इशू हुआ और किस चीज के बिहाफ पे हुआ। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Next, the term standard auditing practices refers auditing techniques adopted by auditor for collecting and vouching evidences, test checking, standards of auditing, true and fair view। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, ऑडिटिंग टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय ऑडिटर फॉर कलेक्टिंग एंड वाउचिंग एविडेंसेस, है ना। आपको जो सबूत इकट्ठा करने हैं, एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, AAS refers to audit evidence, audit planning, risk assessment and internal control, knowledge of business। ये AAS बेसिकली क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वैसे ही ऑडिटिंग में AAS यूज करते हैं। और ये यूज क्यों करते हैं, सो दैट हमें बिजनेस की नॉलेज रहे, उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी ऑडिटिंग कर सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द पैनल ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंटेन्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार और शेयर होल्डर्स। इनका जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो ये पास हुआ था 1949 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, which of the following statements is not correct regarding removal of first auditor before expiry of the term? He is removed at general meeting. Shareholders are authorized to do so. The approval of central government is required for such removal. The provision for such removal is contained in section 224 subsection 7। देखो, अगर आप रिमूवल करो फर्स्ट ऑडिटर का, तो नो डाउट यहाँ पे ना स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हो। बट आगे के जो भी ऑडिटर्स होते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑडिटर के रिमूवल में होगी? नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, retiring auditor does not have right to make written representation, get his representation circulated, be heard at the meeting, speak as member of the company। अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन का कोई राइट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो ये है एज पर सेक्शन 148, और अगर हम पुराने कंपनीज एक्ट की बात करें दैट इज 1956 की। अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो उसमें ये था अंडर सेक्शन 233A, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। बट अब जब भी पूछेगा ना एग्जाम में, तो कंपनीज एक्ट 2013 का क्वेश्चन पूछेगा, ना कि 1956 का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप बैंक की ऑडिट करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो सकती है, बैलेंस शीट ऑडिट भी हो सकती है, कंकरेंट ऑडिट भी हो सकती है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ अ डैश कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो ना, तो उस केस में आपके पास ये राइट नहीं होता है कि फॉरेन ब्रांचेस को जाके विजिट करो। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233 सबसेक्शन बी ऑफ द कंपनीज एक्ट इज। अच्छा, अब याद रखना कि अगर आज की डेट में बात करें, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 1956 नहीं हम बात करें, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑडिट को भी बताया गया है अंडर सेक्शन 148। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑडिट है ना, वो वॉलंटरी नहीं, वो कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होती। वॉलंटरी, कंपलसरी, एडवाइजेबल, अवॉइडेबल, आप अवॉइड कर सकते हो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, अवॉइडेबल। ठीक है, आज की डेट में देखा जाए तो कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बट सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में भी देखें तो बेसिकली हम लोग AAS फॉलो करते हैं और वही चीज यहां बताया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
is not a duty of an auditor. Duty to report company's banker, duty to report to the members, duty to sign the audit report, duty to report on any violation of law. देखो, अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो तो कंपनी के जो भी बैंकर्स हैं उन पे किसी भी तरह की कोई रिपोर्टिंग करने की आपकी ड्यूटी नहीं है, बट मेंबर्स को रिपोर्ट करने की ड्यूटी है, ऑडिट रिपोर्ट बनाने की ड्यूटी है, और अगर किसी भी तरह के लॉ का वायलेशन हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने की ड्यूटी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ड्यूटी टू रिपोर्ट कंपनीज बैंकर। ठीक।